दीक्षा भूमि के राह से गुजरने वाले थे, उसका क्या हुआ। ओहो, प्रणय सतलज एक जगह ठहरने वाले थे, उसका क्या हुआ। प्रणय सतलज एक जगह ठहरने वाले थे, उसका क्या हुआ। दीक्षा भूमि जाते ही मुझसे दीक्षा भूमि पूछने लगी, तुम भारत को प्रबुद्ध करने वाले थे, उसका क्या हुआ। ओहो, पहले जय भीम कह के तुझको पुकारा जाएगा, फिर रास्ते पे मौत के घाट उतारा जाएगा। ओहो, पहले जय भीम कह के तुझको पुकारा जाएगा, फिर रास्ते पे तुझे मौत के घाट उतारा जाएगा। तू बहुजन है, ऊपर से बोलता भी है, हाँ, बस इसी खता से तू एक दिन मारा जाएगा। बामन दादा ने जो शायरी की थी, बीमा तुझा मताचे तर बात लोग सीधी बात बिल्कुल घुमा के उन्होंने कोई बात नहीं बिल्कुल करी। मैंने जो अपने शायरी में रखा हूँ, तो ये शायरी में जो सक्सेस मुझे मिल रहा है, तो मैं इतनी सीधी बात करने का, क्योंकि गाढ़े शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करता। और मैं बाबा साहब के विचारों में गाने में जब पिरोता हूँ, तब मैं कोई फिल्टर इस्तेमाल नहीं करता। बिल्कुल मैंने कई ऐसे गाने हैं और क्वेश्चन मार्क समाज के सामने रखना ये बहुत जरूरी है। रोना गाना करवाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है बाबा साहब के विचारों की अंगार उनके दिलों में जलाना, बिल्कुल उनके हाथों में क्रांति की मशाल देना, ये हमारी जिम्मेदारी है जो बाबा साहब ने हमारे कांधे पे दी है। कि उम्र के हर पड़ाव में बुद्ध देखा है जी, प्रणय तैरती नाव में बुद्ध देखा है। वाह वाह। उम्र के हर पड़ाव में बुद्ध देखा है, प्रणय तैरती नाव में बुद्ध देखा है। कल एक बूढ़ा कह रहा था मुझे दीक्षा भूमि पर, हाँ, मैंने बुद्ध तो नहीं मगर भीमराव में बुद्ध देखा। 1956 की याद दिल से निकाली नहीं जाती, मनुवाद की कोई भी रात अब भी खाली नहीं जाती। अकेले दीक्षा भूमि ने सारे समाज को संभाला है, मगर सारे समाज से एक दीक्षा भूमि संभाली नहीं जाती। अपने जो पहले पीढ़ी आई थी, उन्होंने पेड़ लगाया, इसलिए आज हमें फल खाने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल, मगर ये पेड़ की, इस शजर की हिफाजत करना, ये आपकी मेरे सभी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आप बाबा साहब से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको मानते हैं, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन आपने बाबा साहब की माननी भी चाहिए, मैं ऐसा बोलता हूँ। जी जी। और बाबा साहब को सिर्फ सोशल मीडिया पे स्टेटस रखना, स्टोरी रखना, ये आंदोलन नहीं है। एग्जैक्टली। उनके विचारों का कारवा आगे बढ़ाना, ये आंदोलन है। तो ये बात आप जितने जल्दी समझेंगे, क्योंकि आने वाला वक्त, ये दौर और आने वाला दौर काफी भयानक। साथियों, आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है। और आवाज विशेष के इस कार्यक्रम में आज हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को जो कि एक छोटे से गांव से निकलता है, और वह लड़का दुबई में बाबा साहब के गानों पर, उनके गानों पर दुबई में बाबा साहब का जो गाना है वो रिलीज होता है। और अगर उनकी बात की जाए तो अम्बेडकरी आंदोलन में सबसे युवा यंग शायर और लिरिसिस्ट के तौर पर जिन्होंने अपना नाम खुद बनाया है और कमाया है, साथ ही हाल ही में बॉलीवुड में जिनके लिरिक्स पर नए नए गाने बनने जा रहे हैं, और रजा मुराद जी के साथ में जो काम कर रहे हैं, साथ ही इंडियन आइडल फेम सलमान अली और सवाई भट्ट जैसे बड़े कलाकारों के साथ में इन्होंने काम किया है। मैं बात कर रहा हूँ प्रणय सतलज जी, जो कि एक अम्बेडकराइट आंदोलन के यंग शायर है, लिरिसिस्ट है, और आजकल युवाओं में इनका काफ़ी इनके जो शेर है, जो शायरिया है, काफ़ी प्रचलित है। और उनसे रूबरू करवाने से पहले दो लाइनें मैं खुद उनके लिए पढ़ना चाहूँगा कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने के स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। और वेलकम टू द आवाज इंडिया प्रणय भाऊ, जय भीम, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप छोटे से गाँव हिंगन घाट से है आप, और इस हिंगन घाट से आप जब निकलते हैं तो मुझे पता है कि हिंगन घाट यह अम्बेडकरी आंदोलन की भूमि रही है, बड़े बड़े फनकार वहाँ से हमें मिले हैं। आपका क्या मोटिवेशन था, क्योंकि जिस उम्र में आप आज है उस उम्र में बच्चे खेलकूद पढ़ाई लिखाई करते हैं, और आज आपकी जो पहचान है वो काफी काबिलियत तारीफ है। तो आप थोड़ा अपने बारे में हमें बताइए दर्शकों को। जी, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। मैं आपका लिरिसिस्ट गीतकार प्रणय सतलज। आपने मुझे देखा होगा, आपने मेरे शेर सुने होंगे, कई गाने सुने होंगे। तो जो भाई आप जो सवाल पूछ रहे हैं भाई कि जो हिंगन घाट से बम्बई तक का जो सफर था, बिल्कुल, इसके दरमियान जो है बहुत सी मोड़े आई। हाँ।
काफी चीजें हुई। जी जी। मगर पहली मर्तबा जो मैंने शायरी जो शुरू करी थी, तब मैं 15-16 साल की उम्र में मैंने शायरी शुरू की थी। और इस सक्सेस में जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सरवर जानी साहब, जी जी, उस्ताद मोहतरम जनाब नसीम नागपुरी साहब और उस्ताद मोहतरम जनाब प्रकाश नाथ जी पाटनकर साहब, इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं जिस भूमि से आता हूँ, मैं जिस शहर से आता हूँ, मेरा मादरी वतन हिंगन घाट है। और हिंगन घाट ने अम्बेडकरी मूवमेंट को और इंडस्ट्री को काफी बड़े आर्टिस्ट दिए, जिनमें से मैं जिनका जिक्र करना चाहूंगा हमारे उस्ताद सरवर जानी साहब जी, जानी बाबू साहब, वैशाली माड़े, सुनील पाल, और काफी ऐसे आर्टिस्ट है कि जो निकले हैं। और साहित्यिक में अगर नाम किए तो प्राध्यापक अशोक बुरबुरे सर, अरुण भगत सर और तक्षशिल सुटे सर, ये सब हमारे मेंटोर थे, थिंक टैंक थे। और जिनकी प्रेरणा लेकर हम जो है, हम बचपन से ही हमें तालीम मिले अम्बेडकरी मिशन मूवमेंट में काम करने की। मगर जरिया जो था, मैं शायरी में पहले से ही बहुत बड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन पहले से स्टार्टिंग से मैंने मोहब्बत की शायरी नहीं की। मैं पहले से ही बाबा साहब के विचारधारा की शायरी कर रहा हूँ। और करीबन मैं 2012 में नागपुर में मैं आया, और नागपुर में आने के बाद में फिर कुछ दिन जो है मैं कीर्तन जी के साथ में रहा। और उसके बाद में जो है फिर सफर बढ़ते गया। फिर मुझे काफी लोगों से मेरी मुलाकात हुई। फिर मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब नसीम नागपुरी साहब, इनके तालीम में मैं रहा और इनकी तालीम ली। फिर मैंने उर्दू की थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की और फिर फन हासिल किया। और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है फिर मैंने बाबा साहब में एक, क्योंकि शायरी के लिए जो है ज़ेर ज़बर का और उर्दू का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। बगैर उर्दू के आप शायरी में वो निखार नहीं ला सकते। बिल्कुल। तो वो फिर उर्दू के तालीम का मुझे फायदा जो है फिर इसमें आया, और फिर मैंने हल्की उर्दू बाबा साहब में इस्तेमाल करने की कोशिश किया। और फिर यहाँ नागपुर में फिर मैंने कुछ साल फिर काफी लोगों ने मेरे गाने गाए, गीत पढ़े जी। उसमें से मैं बतौर खास बोलना चाहूंगा विकास राजा साहब हो गए, संविधान मनोरे साहब हो गए, स्वप्निल मेश्राम साहब हो गए। उसके बाद में आपने अभी जो गाना ट्रेंडिंग पर है जी जी, जो आपने सुने, मेरे लिए आन बान शान है, ये तो मेरे भीम का संविधान है, जो फैजान ताज जी गाते हैं। और ये पूरे ऑल इंडिया और इंडिया के बाहर भी वायरल हुआ जी, उन्होंने गाने पढ़े। उसके बाद में मैं जिनको गुरु तुल्य समझता हूँ, आदरणीय विनोद जी फुलमाड़ी साहब, इन्होंने मेरे गाने पढ़े। और फिर बाकी और भी आर्टिस्ट थे जिन्होंने गाने पढ़े। तो फिर यहाँ से फिर मेरा सफर शुरू हो गया। लेकिन मेरी हमेशा ये चाहत थी भाई जी कि इंडस्ट्री में गाना लिखने वाले, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं किसी काम से बॉम्बे गया था, तो हमारा एक गाना था, तो वो आदर्श भाई ने उसका म्यूजिक किया था। तो मैं मिर्ची म्यूजिक अवार्ड में मैं गया था। तो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड में गया था, तो मैंने वहां देखा कि यार इससे ये जो शायर जिनको अवार्ड मिल रहा है, इससे कई गुना ज्यादा कैपेसिटी, कई गुना ज्यादा पोटेंशियल जो है ये तो मेरे खून के, मेरे जमात के शायरों में है। बिल्कुल। और जिन लोगों ने पूरा दुनिया में लोहा मनवाया है, तो वो लोगों का वो लोगों से अपन यहाँ पर आते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं यहाँ तक आ सकते। बिल्कुल। फिर वहां से मेरे दिल में चाह बढ़ी। फिर उसके बाद में आनंद जी शिंदे साहब है, इनके सानिध्य में मैं कुछ टाइम रहा। और मेरी जान, मैं भाई समझता हूँ, भाई से बढ़कर समझता हूँ, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे चाहते फनकार रॉकस्टार राहुल साठे साहब और सागर साठे साहब, मैं जिनको बाबा साहब अम्बेडकर के गाने बजाने का अजय अतुल समझता हूँ, जिन्होंने एक रिवॉल्यूशन की है बाबा साहब के गाने भीम गीतों में। बिल्कुल। और एक स्टैंडर्ड जो सेट किया है, वीडियो जो रहता है बाबा साहब के गाने का, वो चलन राहुल साठे साहब और सागर साठे साहब का म्यूजिक, यानी इंटरनेशनल लेवल का म्यूजिक, जिसमें आप इंडस्ट्री नहीं बल्कि नेशनली इंटरनेशनल लेवल पे आप टक्कर दे सकते हैं, ऐसा म्यूजिक प्रोड्यूस हुआ। तो फिर उनके साथ में रहा। फिर उन्होंने उंगली पकड़ के मुझे फिर बॉम्बे में घुमाए कि भाई ये ऐसा है। तो फिर वहां से चाह बढ़ी, फिर मैं टीसरी से जुड़ा, फिर वहां के गाने लिखा, और फिर प्रोजेक्ट करते करते जो तो अभी भाई मेहनत शुरू है। नहीं, तो बहुत बेहतरीन आपका जो सफर है ये रहा। बिल्कुल इसमें मुश्किलें आपको आई है और आपने हर मुश्किलों का सामना हर पड़ाव पर किया। लेकिन भाई मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, ये जो बाबा साहब के लिए जो लिखावट है और जो लिखते हैं, और जैसा कोई भी गीत जो गायक है वो पढ़ता है, तो एक अलग ही उनके अंदर आंदोलन का टच बोलो, क्योंकि हमने अभी तक के बहुत गाने सुने, लाखों गाने सुने,
जहां बाबा साहब का हम सिर्फ गुणगान देखते हैं, बराबर। लेकिन आंदोलन की जो गाने हैं, मैं आपके गानों में वो टच देखता हूँ, जो मोमेंट बाबा साहब की चाहत थी आंदोलन को प्रति, समाज को क्या दिशा देनी चाहिए, वो गाने आप लिखते हैं और देखते हैं। ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? दरअसल हम जिस तालीम में रहे भाई, जी। हमारे उस्ताद जो थे सरवर जानी साहब, हम्म। इनके तालीम में जब हम रहे तो वो यानी बायकास्ट तो मुस्लिम थे, हाँ, लेकिन वो अम्बेडकराइट मुस्लिम थे। अम्बेडकराइट मुस्लिम, बिल्कुल। और उनके तालीम में रहने के बाद वो विषय की मफहूम की तलाश करते थे। जी जी। और मैं ऐसा समझता हूँ कि बाबा साहब की इतनी मालूमात थी उन्हें, तो बाहर से कि बेटा ये ऐसा नहीं, बाबा साहब को अगर लाना है तो तुम्हें परिवर्तनवादी बाबा साहब को लोगों के सामने एग्जैक्टली। तो बचपन से जो हमको ये जो तालीम मिली है जी, कि भाई समाज को कुछ नसीहत जाए, इसलिए आपको गाना करना है। वरना आप तो फिर बाकी तो डीजे पे और डेक पे गाने लगा के सुन सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम गाना गा रहे हैं तो समाज अगर हमको 50,000 रुपए दे रहा है तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज तक कुछ ना कुछ बाबा साहब के ख्यालात प्योर तरीके से, उसमें कोई भी फिल्टर ना हो, प्योर तरीके से हम पोस्टमैन है तो हम पहुंचाएंगे। एग्जैक्टली। तो वो हमारे बात जहन में डालने की वजह से जो है फिर वो निखार आते गया। जी जी जी। और जैसा आपने कहा कि वो निखार आपने जो है अपने गुरु से सीखा जी। और जहाँ पर उनकी जो लिखावट थी, आप उसी के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं प्रणय भाई, आज समाज में कई लोग ऐसे हैं जो आंदोलन के प्रति नकारात्मक भूमिका रखते हैं। मतलब आप देखिए, बाबा साहब के गानों पर रील बनाकर लोग वायरल हो जाते हैं, हजारों लाखों व्यूज उनको आ जाते हैं, लेकिन जब कोई आपके जैसा शायर निकल करके आता है और जो वैचारिक आंदोलन की बात करता है, जो एक बाबा साहब के जो मिशन मूवमेंट को पहुंचाने का काम करता है, ये थोड़ा कहीं ना कहीं हमको कम दिख रहा है। इस कमी को भरने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? हाँ, मेरा एक ख्याल था, मैंने बहुत पहले बांधा था, क्योंकि मैं शायद मशहूर और बदनाम इसलिए हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली बात करता हूँ। बिल्कुल, मैंने वही कल आपका वो भाव के साथ में एक शेर था, वो मैंने गाड़ी में सुना था कि जिसमें आपने जिक्र किया था नामदेव राव ढसाड़ का। जी जी जी। तो बिल्कुल, तथागत बुद्ध की तरह प्रवर्तन करने के लिए, हाँ, प्रणय सतलज बाबा साहब सा वर्तन करने के लिए, वाह, प्रणय सतलज बाबा साहब सा वर्तन करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ता है जी। फकत नाचना नहीं पड़ता रील्स पे परिवर्तन के लिए। वाह। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो भी एक अलग तरीके का एक डैशिंगनेस है। मैं ऐसा उनको कोई ये नहीं समझता, गुनाहगार नहीं समझता। वो बाबा साहब अपने बाबा के गाने बिल्कुल पे नाच रहे हैं, मगर ऐसा समझता कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां पीछे छूट रही है। बिल्कुल। तो इसमें जो है मैं उनको गुनाहगार नहीं समझता हूँ, क्योंकि अब अपने बाप का गाना है, बाबा साहब का गाना है, तो बूढ़ों को भी जवानी आती है बाबा साहब का गाना सुन के, अपाहिज भी नाचने लगते हैं बाबा साहब का गाना सुनते हुए। मगर कहीं ना कहीं वो गाना जो रहता है, वो गाने के पीछे के मकसद, एज ए लिरिसिस्ट उसका मकसद क्या है, गाने वाले का मकसद क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है। मगर मैं ये भी मेरी थोड़ी नाराजगी रहेगी कि अभी जिस टाइप के गाने अभी निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गाने बजाने वालों ने, गाने वालों ने, लिखने वालों ने ये भी थोड़ा ख्याल रखे कि हम लोगों को क्या परोस रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल है, हम लोगों तो क्या पूछ रहे हैं। तो ये आप किस जिम्मेदारी आपके कांधों पे कब आती है, ये आपको समझ कब आता है, जब आप बाबा साहब को समझो, बाबा साहब को जियो। एक कमर्शियल बाबा साहब करना और एक आइडियोलॉजिकली बाबा साहब करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, यही फर्क हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, तो कमर्शियली बाबा साहब कब खर्च कर गया, अभी जैसे मैं गाने हूँ, आप जानते होंगे, अभी मेरे साल में कम से कम ऐसा पकड़ लो कि 50 से ज्यादा गाने मेरे रिलीज होते हैं, मगर मैं उसमें कमर्शियली मेरा कोई एंगल नहीं रहता, क्योंकि ये मुझे अगर ये आर्ट अता हुआ है, इस पे सबसे पहले हक मेरे बाप का है, मेरे समाज का है। ये सोच के मैं अभी भी बाबा साहब को, और जब तक सांस है तब तक बाबा साहब का मेरा कर्ज जो है मैं अता करते रहूंगा। एक ये आइडियोलॉजिकली बात है। कमर्शियली का भी ये होगा कि मैं सिर्फ हमको करना है, लोगों को नचाना है, उससे पैसे कमाना है। इसमें एक पीढ़ी को आप बर्बाद कर रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्टली, जनरेशन खराब कर रहे हो। तो और लोगों को भी ये रहेगा कि आप वो गाने के पीछे, बाबा साहब का गाना इतना छिछोरा रह ही नहीं सकता जिस हिसाब के गाने आप सुन रहे हैं, और अभी जो दौर में चल रहा है कि आप वो गाने के पीछे क्या है, क्योंकि बाबा साहब को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल, बाबा साहब इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, तो बाबा साहब के गाने किस हिसाब से होना चाहिए, तो ये भी लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए।
जी जी जी। तो आपने जिस तरीके से बताया कि बाबा साहब जिस उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल था, वो गाने जब हम परोसते हैं लोगों को, तो उसमें आइडियोलॉजी का होना ये कितना इम्पोर्टेंट है ये आपने बताया। लेकिन बतौर लिरिसिस्ट आपने बाबा साहब को जितना पढ़ा, जितना जाना, जितना सोचा समझा, इसमें आप बाबा साहब के विजन को आप समाज तक किस तरीके से पहुंचाएंगे? क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज मैं मानता हूं कि आपके कांधों पर है, और लोग आपके गानों पर सिर्फ नाचते नहीं तो आपको फॉलो भी करते हैं। मैंने आपके इंस्टाग्राम देखे हैं, आपका फेसबुक पेज देखा है, तो तमाम लोगों ने आपको प्यार दिया है। आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? इसमें कुछ मैं शायरी के बिल्कुल हवाले से बात बिल्कुल, बताऊंगा। मैं वही अंदाज पे आने वाला अभी था। मेरे पास जितने भी मेरे शागिर्द है या जितने भी नए लड़के हैं जो पूछते हैं कि भाई हमने किस हिसाब से शायरी करना चाहिए, ये गाना गाना चाहिए, तो मैं एज अ शायर मैं हमेशा उनको यही बात बोलता हूँ कि भाई बाबा साहब का गाना आप एक गाने में बाबा साहब को ला नहीं सकते, बिल्कुल मगर आपको कोशिश ये करनी कि बाबा साहब का एक ख्याल आपको पहुंचाना अगर है, बिल्कुल मगर वो 7 साल के बच्चे को भी समझे और एक आईएएस को भी समझे, इतना बिल्कुल। इतने सीधे शब्दों में आपको शायरी बिल्कुल करनी। बिल्कुल, टू द पॉइंट। बिल्कुल। बामन दादा ने जो शायरी की थी, बीमा तुझा बताचे सर पास लोग सीधी बात, बिल्कुल घुमा के उन्होंने कोई बात नहीं करी। बिल्कुल तो नहीं मैंने जो अपने शायरी में रखा हूँ, तो ये शायरी में जो सक्सेस मुझे मिल रहा है, तो मैंने इतनी सीधी बात करने का, क्योंकि गाढ़े शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करता, और मैं बाबा साहब के विचारों में गाने में जब पिरोता हूँ तब मैं कोई फिल्टर इस्तेमाल नहीं करता। बिल्कुल मैंने कई ऐसे गाने हैं और क्वेश्चन मार्क समाज के सामने रखना ये बहुत जरूरी है। समाज को मैं कई गाने वालों को भी बोलता हूँ, मेरे शागिर्द लोगों को बोलता है कि बाबा अपने को गाना या शेर ऐसा पेश करना है, गाना ऐसा पेश करना है कि गाने का मुखड़ा खुलने के बाद समाज के कनपट में लगे, वो समझे कि यार ये तो हमने सोचे क्या बोल दिया, हाँ ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया है। हाँ। तो ये कैसा है, इसके लिए बहुत सालों का ये भी लगता है, तजुर्बा लगता है। आज भी हम हमारे उस्तादों के साये में हैं, आज भी हम पाठंकर दादा के घर जाते हैं, आज भी हम उस्ताद के नसीम नागपुरी साहब के यहाँ जाते हैं, क्योंकि उनके तरफ से जितना सीखने को मिले उतना कम ही है। तो वो लोगों की जो इंस्पिरेशन है, वो लोगों की इंस्पिरेशन जो है, ये सब शायरी में दिखती है। ये तो आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि समाज को जो चाहिए वो हमारा देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन एक सवाल मेरा इसमें ये है कि जिस तरीके से आप बॉलीवुड के अभी नए फनकार जो है, सलमान अली साहब है और सवाई भट्ट जी है, और बतौर एक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सीनियर मोस्ट एक्टर रजा मुराद साहब जी के साथ में आप काम कर रहे हैं। तो इस काम करने के पीछे आपने ये सोचा कैसे कि आपको नागपुर और महाराष्ट्र विदर्भ में तो आप अम्बेडकराइट जनता में फेमस है ही, मुंबई और बॉलीवुड का जो सफर है ये कैसे रहा? मैं ये आपके मन से ये बात बताना चाहूंगा, मैंने ये लखनऊ में भी बात बोली है, बॉम्बे में भी बात बोली है, नागपुर में भी मैं कई स्टेजों पे ये बात बोली। जिंदगी का मेरा एक सपना है भाई जी, कि मैं ये जो रेस में मैं जो भाग रहा हूँ, अभी मैं सलमान भाई के साथ ही मैं कल था, और रजा मुराद साहब का भी मेरे 2-4 दिनों में उसका शूट हुआ, एडिटिंग का काम शुरू है। ये सब प्रोजेक्ट जो कर रहा हूँ, मेरे जिंदगी का ये ड्रीम है कि मुझे इंडस्ट्री का ऐसा कोई अवार्ड मिले लिरिक्स के लिए, और जहाँ पूरी इंडस्ट्री बैठी और वो अवार्ड जो है लिरिक्स का मुझे मिले, और मैं वो मन से बोलना चाहूंगा कि ये अवार्ड मैं बाबा साहब को डेडिकेट कर रहा हूँ। तो ये इसके लिए ये सब भागदौड़ चल रही है, मतलब जी खुद को प्रेजेंट करना वो भी बाबा साहब के लिए करना है। जी। तो, लेकिन मैंने इंडस्ट्री में भले ही मैं अभी कई लोगों के साथ में ये कर रहा हूँ जी, तो कैसा रहता है कि वहाँ जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, और आपको तो सब मालूम नहीं, वो इंडस्ट्री है हाँ। तो लेकिन मैं वहाँ पर भी अम्बेडकराइट में रोमांटिक गाना लिखूंगा, फिर भी उसमें बुद्ध का मैसेज डालूंगा। वाह, मैं कोई भी गाना लिखता हूँ उसमें मेरे विचारधारा का कहीं ना कहीं टच आपको बिल्कुल बिल्कुल, वो फ्लो हम हमेशा से देखते आए हैं। मैं चाहूंगा कि आपके तरफ से हमारे दर्शकों के लिए आज की वर्तमान परिस्थिति जो जिस समय में अम्बेडकरवाद जो है, जो आंदोलन चल रहा है, इसको आपको जिंदा करना है, तो कुछ लाइनें आपके तरफ से मैं चाहता हूँ। मेरा ख्याल है जी, मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा। जरूर जरूर। पहले जय भीम कह के तुझको पुकारा जाएगा। वाह। पहले जय भीम कह के तुझको पुकारा जाएगा, फिर रास्ते पे मौत के घाट उतारा जाएगा। हो। पहले जय भीम कह के तुझको पुकारा जाएगा, फिर रास्ते पे तुझे मौत के घाट उतारा जाएगा। तू बहुजन है, ऊपर से बोलता भी है, हाँ। बस इसी खता से तू एक दिन मारा जाएगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी
हमारे पीछे, क्योंकि बाबा साहब, अब बाबा साहब के विचारों का शस्त्र हमारे अपने साथ में है, लेकिन बाबा साहब फिजिकली हमारे साथ में नहीं है। लेकिन ये जो वक्त है, ये बड़े इम्तिहान का, बड़े जंग का ये वक्त शुरू है। तो मैं तमाम मेरे जितने भी बहुजन लोग हैं, हाँ, और तमाम अम्बेडकरी ख्यालातों के लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब सभी बातों को नजरअंदाज कर दे, बाबा साहब के लिए हम एक जगह पर आए। और ये जो चाहे वो महाबोधि विहार का सवाल, बिल्कुल, जो बाकी भी समाज में जो सवालात है, उसके पीछे आगे हम खड़े रहे, डट के खड़े रहे। और ये जो मुश्किल रात है, वो यकीनन ये अंधेरे के बाद एक फिर नया सूरज आने वाला है, उजाला आने वाला है, क्योंकि बाबा साहब ने 2000 साल के बाद हमें बुद्ध दिखाया है। तो पॉजिटिविटी अपने खून में है। और मैं जो जब मैं एक बात अर्ज कर रहा था भाई, गाने बजाने में ना, हाँ, मुझे ऐसा लगता है, ये पर्सनली मैं मैसेज दे रहा हूँ जितने भी मेरे दर्शक, मेरे चाहने वाले कलाकार खड़े जो सुन रहे होंगे, हमने ना शायरी में लोगों को पॉजिटिविटी देनी चाहिए। बिल्कुल, रोना गाना करवाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है बाबा साहब के विचारों की अंगार उनके दिलों में जलाना, बिल्कुल, उनके हाथों में क्रांति की मशाल देना। ये हमारी जिम्मेदारी है जो बाबा साहब ने हमारे कांधे पे दी है। रोने गाने से परिवर्तन नहीं होने वाला, परिवर्तन होने वाला है ये वास्तववाद से, ये जो तुम रियलिटी हो। और हम हिम्मत क्यों हारे? बिल्कुल, हम अगर 100 साल के अंदर, या मैं 100 साल ही बोलूंगा, 100 साल के अंदर अगर बाबा धम्म दीक्षा लेने के बाद अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो 100 साल के बाद हम दुनिया के आगे रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन हम अगर इस पीढ़ी में लड़ेंगे तो इसका फायदा हमारे अगले पीढ़ी को होगा। मैं बिल्कुल यही सिचुएशन में आपको बताना चाहूंगा। जो महाबोधि विहार का आंदोलन चल रहा है, आपने देखा फरवरी महीने से, कल मैं आंदोलन कवर करने गया था संविधान चौक में। तमाम भंते जी, अभी दिल्ली में जो है आंदोलन धरना होने वाला है, उसके लिए तैयारी चल रही है। महाबोधि विहार के लिए कुछ पढ़ दीजिए। महाबोधि विहार के हवाले से मेरे अभी जहन में तो नहीं है, काफी शेर मेरे मशहूर हुए हैं। वो बुद्ध वाला जो है ना कि आपको हर पड़ाव पे बुद्ध दिखेगा, वो मेरा फेवरेट है भाई। उम्र के हर पड़ाव में बुद्ध देखा, ये करीबन 10 साल पहले का शेर है ना। वो जितना पुराना है वो उतना आज भी रिलेवेंस है उसका। हाँ, लेकिन मैं उसके साथ में एक तंजिया शेर सुनाऊंगा जरूर, कि उम्र के हर पड़ाव में बुद्ध देखा है जी, प्रणय तैरती नाव में बुद्ध देखा है। वाह वाह। उम्र के हर पड़ाव में बुद्ध देखा है, प्रणय तैरती नाव में बुद्ध देखा है। कल एक बूढ़ा कह रहा था मुझे दीक्षा भूमि पर, हाँ, मैंने बुद्ध तो नहीं मगर भीमराव में बुद्ध देखा। वाह 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 वाह। उसके साथ में मैं एक मैंने इसके पहले भी मैं ख्याल, ये भी बहुत मशहूर हुआ, काफी आर्टिस्टों ने पढ़ा जरूर। दीक्षा भूमि के राह से गुजरने वाले थे, उसका क्या हुआ? ओहो। प्रणय सतलज एक जगह ठहरने वाले थे, उसका क्या हुआ? प्रणय सतलज एक जगह ठहरने वाले थे, उसका क्या हुआ? दीक्षा भूमि जाते ही मुझसे दीक्षा भूमि पूछने लगी, तुम भारत को प्रबुद्ध करने वाले थे, उसका क्या हुआ? वाह वाह। तो ये सवालात, ये सीधे लफ्जों में मैंने बात बिल्कुल बिल्कुल टू द पॉइंट। और इसमें एक मैंने और एक ख्याल बांधा था, बिल्कुल, कि 1956 की याद दिल से निकाली नहीं जाती। वाह। मनुवाद की कोई भी रात अब खाली नहीं जाती। 1956 की याद दिल से निकाली नहीं जाती। मनुवाद की कोई भी रात अब भी खाली नहीं जाती। अकेले दीक्षा भूमि ने सारे समाज को संभाला है, मगर सारे समाज से एक दीक्षा भूमि संभाली नहीं जाती। वाह वाह वाह। ये तो ये इसको काफी प्यार मिला। बिल्कुल प्यार मिला। इसको राहुल दादा ने भी गाया, राहुल साठे साहब ने मशहूर किया, आनंद दादा ने गाए, और काफी आर्टिस्टों ने गाया। तमाम जो लोग गायक लोग हैं, वो आपके जो ये शेर है ना भाई, ये इतने मतलब पॉपुलर हो चुके हैं कि समाज में आजकल लोग अपनी फेसबुक में आप जब पोस्ट देखते हैं तो पहले वो शेर आता है, फिर अब उनकी फोटो आती है। तो ये मोटिवेशन लोगों को आपके तरफ से मिलता है। मैं आपको उस दिन सुन रहा था, इंस्टाग्राम पे देख रहा था, आपने नामदेव ढसाड़ वाला जो जिक्र किया था, जो शेर है, वो मेरे जहन से अभी तक निकला नहीं। मेरे फोन में भी है, लेकिन मैं आपसे लाइव सुनना चाहता हूँ। वो ख्याल मैंने जिस हिसाब की हालत, क्योंकि कौन नामदेव ढसाड़ी है, जब ये बिल्कुल तो हम जो है, तो हमारे तो वो ऐसा है कि हमारे बुजुर्ग है, हमारे उस्ताद है, हमारे सीनियर है, जिनसे हमने आंदोलन के घड़े लिए हैं, हमारे खून में उनके ख्यालात है, तो उसको जवाबी तौर पे मैंने एक पैंथर कह रहा है। जी जी, मैंने एक ख्याल ऐसा बांधा था कि मांगे मनुवाद की कोई भी अब मंजूर ना करो। वाह। मुझे दीक्षा भूमि के साये से दूर ना करो। मुझे दीक्षा भूमि के साये से दूर ना करो। मुझे दीक्षा भूमि के साये से दूर ना करो। प्रणय सतलज से तुम इतने परेशान हो।
अरे दुश्मनों मुझे नामदेव ढसाड़ होने पे मजबूर ना वाह करो। वाह वाह वाह, वो मतलब तो ये ख्याल मैंने जवाबी तौर पे करा था, इसको तो पूरे इंडिया से यार नहीं प्यार नहीं, मिला। मैंने एग्जैक्टली जब इसको सुना था तो मुझे भी पर्सनली बहुत वो टच लगा था। और ये जरूरी है, नामदेव ढसाड़ साहब के जो जो साहित्य है उनका, जो गोलपीठा है, जो जिनको एक पद्मश्री उनको पुरस्कार मिला है, तो ऐसा जो साहित्य है ना वो समाज में भी थोड़ा कम होने लगा। लेकिन मुझे वो जो उसका जो छलक है, उसकी जो टच है वो आपके शायरों में दिखती है, आपके गीतों में दिखती है। और ये पर्सनली तौर पर मैं कहना चाहूंगा, ये बहुत मोटिवेटेड करता है समाज के लोगों को। जी। आखिरी जो पीढ़ी है, आने वाली हमारी जनरेशन है, और जिसको जरूरी है बाबा साहब का आंदोलन, तमाम महापुरुषों का आंदोलन, इवन बाबा साहब ही नहीं तो तमाम हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के शाहू महाराज, महात्मा फूले जी, जितने भी लोग हैं जिनका संघर्ष समाज के लिए है, उनके लिए अगर आप एक संदेश देना चाहेंगे, अगर वो संदेश आपके लाइनों में से भी हुआ तो कोई नहीं, लेकिन आप कैसे भी दे सकते हैं, तो वो जरूरी है। अपने जो पहले पीढ़ी आई थी उन्होंने पेड़ लगाया, इसलिए आज हमें फल खाने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल मगर ये पेड़ की, इस शजर की हिफाजत करना ये आपकी मेरे सभी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल आप बाबा साहब से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको मानते हैं, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन आपने बाबा साहब की माननी भी चाहिए, मैं ऐसा बोलता हूँ। जी जी और बाबा साहब को सिर्फ सोशल मीडिया पे स्टेटस रखना, स्टोरी रखना, ये आंदोलन नहीं है। एग्जैक्टली उनके विचारों का कारवा आगे बढ़ाना ये आंदोलन है। तो ये बात को आप जितनी जल्दी समझेंगे, क्योंकि आने वाला वक्त, ये दौर और आने वाला दौर काफी भयानक है। मैं उसी दौर की बात कर रहा हूँ। और नए जितने भी लोग हैं उन्होंने बाबा साहब को समझना चाहिए। जी और हम कैपेबल है, हम लड़ सकते हैं, हम्म। हम जातिवाद के खिलाफ लड़ सकते हैं। बिल्कुल हम में इतनी ताकत है क्योंकि हमारे बाप बाबा साहब अम्बेडकर था, हमारे Exactly. खून में बाबा साहब का खून है। ये बात को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने मैदान में आना चाहिए, जंग लड़नी चाहिए, शस्त्रों को धार लगानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप शस्त्र कौन सा, तो शस्त्र बोले तो कलम, कलम कलम को आपने धार लगानी चाहिए। आप कलम से बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी मेरे एक ख्याल भी था, हाँ मेरे किरदार को इतना सा महकाया है, वाह प्रणय सतलज को शायर बनाया है, वाह प्रणय सतलज को शायर बनाया है। जब भी सीने के जेब में रखता हूँ कलम अपनी, ऐसा लगता है मेरे बाबा साहब ने गले लगाया है। वाह वाह तो वाह आप कलम रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपका बाप का साया आपके साथ है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और जिस तरीके से भाई ने तमाम हमारे जो व्यूवर्स है उनको एक संदेश दिया है कि बाबा साहब का शस्त्र यानी कि कलम, और वो कलम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाबा साहब ने सारी लड़ाई रक्त का एक बूंद गिराए बिना इतनी बड़ी जो क्रांति समाज में लाके दी, उस क्रांति को हमें आगे बढ़ाना है, उस आंदोलन को, उस विचार को हमें आगे बढ़ाना है। और वही विचार जो है भाई प्रणय सतलज जी जो है वो आज समाज में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोगों को उनका ये संदेश है। और मैं ऐसा मानता हूं कि बाबा साहब का विचार आज एक छोटे से गांव से निकलकर एक लड़का मुंबई जैसे बड़े बॉलीवुड में अगर वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो ये अपने आप में काबिलिय तारीफ है। और अम्बेडकरवादी समाज में वो पोटेंशियल है, उन्होंने हर मोड़ पर अपने आप को सिद्ध किया है और भाई अपने आप को सिद्ध कर रहा है। इसमें आपके जो आने वाले फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स है वो क्या होने वाले हैं? अभी तो देखिए, अभी फिल्म में गाना है और बहुत अच्छी, मैं जल्दी ही आपको खबर दूंगा। जी जरूर, हम और इंतजार बड़े पर्दे पे गाना दिखेगा और जिसमें आपको विचारधारा का टच दिखेगा बाबा साहब के। और रही बात, तो अभी ये सबसे पहली उपज जो है दुबई में गाना शूट करने का, ये तलाश जो थी ये राहुल भाई की थी। वाह, क्योंकि राहुल भाई, ये आइडिया राहुल भाई का था, आइडिया राहुल भाई और लिरिक्स आपके थे। हाँ वाह, तो राहुल भाई बोले ना, तो ये नेक्स्ट लेवल लोग हैं। सागर भाई, राहुल भाई, ये जो दो लोग हैं, दोनों भाई है मेरे, और ये नेक्स्ट लेवल सोचते हैं। यानी आज से 10 साल के बाद का गाना, म्यूजिक, और वो उनका विजुअली उतना स्ट्रांग है। तो उन्होंने, उनका काफी सालों से ये इरादा था राहुल भाई का कि बाबा साहब का गाना फॉरेन में होना चाहिए। तो फिर उन्होंने बोले कि राहुल भाई अपन ऐसा, बोला हाँ ये ऐसा करते हैं। तो अभी राहुल भाई जो है शायद इस जनवरी में जो है अप्रैल के लिए यूएसए, अमेरिका में भी बाबा साहब का गाना कर रहे हैं। और बतौर खास मेरे जो प्रोजेक्ट है, तो अभी सलमान अली जी का प्रोजेक्ट रिलीज हो रहा है। उसके बाद में सवाई भट्ट का और गाने, मास्टर सलीम साहब का जो अभी पाकिस्तान में मेरा गाना जो रिलीज हुआ, तो और मैं साई गुरुमुखदास का गाना कर रहा हूँ। उसके बाद में अभी मैं बाबा साहब की नज्म जो है, बड़े जो सीनियर आर्टिस्ट है बॉलीवुड के, उनसे बाबा साहब की नज्म करवा रहा हूँ। और ये
अक्टूबर में मैं उसको रिलीज करूंगा। उसके बाद में फिर बाकी फिल्म के प्रोजेक्ट शुरू हुए और देख के आपको अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से भाई ने अपने फ्यूचर के प्लान्स बताए हैं और जिस प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल लेवल पे बाबा साहब को हम पढ़ते हैं, लेकिन एक कला के माध्यम से बाबा साहब को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाना, ये अपने आप में काबिलियत तारीफ है और भाई का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उसके पीछे के जो आइडियाज है वो भले ही राहुल साठे के है, लेकिन उसके पीछे के जो लिरिक्स है, जो गाने पढ़े जाएंगे वो हमारे प्रणय भाई सतलज के हैं। भाई के इतने सारे गाने जो है पॉपुलर हुए, बहुत लोगों ने पढ़ा और वो एक समाज में एक नया संदेश दे रहे हैं। तो उस गाने के पीछे का मोटिवेशन और उन गाने के बाद में जो प्यार सम्मान मोहब्बत मिला, वो आपको किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? ये तो मेरे सब समाज को, बाबा साहब को मैं डेडिकेट करना चाहूंगा। दरअसल 2025 की जो अप्रैल है, ये मेरे लिए बड़ी हसीन रही। वैसे तो जयंती है, वो तो इंतजार साल भर 364 दिन आदमी करता है। एग्जैक्टली, एक दिन के लिए, एक दिन का नहीं है, 365 दिन बाबा साहब की जयंती मनाने वाले लोग हैं। लेकिन इस बार अप्रैल में जो है राहुल भाई का जो गाना रिलीज हुआ था, भीमाना दिलाया, नेक्स्ट लेवल म्यूजिक किया उन्होंने, इंटरनेशनल म्यूजिक दिए उसमें। उसके बाद में आदर्श शिंदे साहब का नोटा मेरा रिलीज हुआ। बाबा साहेबांच्या लेकी वैशाली सामंत जी का रिलीज हुआ। उसके बाद में बाबा साहेबांची मेरा भाई अयूब परिपगार, जी जी, अब मशहूर अम्बेडकरी मूवमेंट का माइकल जैक्सन बोलता हूँ, उसने ये गाना प्रोड्यूस किया और कमाल का गाना किया बाबा साहेबांची पूरा। और हम इस साल भी नया, और ये गाने के पार्ट 2 भी हम लाने वाले हैं। बिल्कुल। उसके बाद में फैजान ताज साहब का मेरे लिए आनमान शान है, बिल्कुल, बाप भीमराव रहेगा, बिल्कुल, भीम की जयंती मनाएंगे। ये सब गाने यानी पूरे महाराष्ट्र हिंदी गाने नेशनल लेवल पे। लास्ट टाइम मेरा गाना आया था भीमनगर का बच्चा गरम, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो गली गली में बजा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पूरे इंडिया से फोन आते हैं, बिल्कुल, और मोहब्बत करते हैं लोग, वो गाने को पसंद करते हैं। जी जी। लेकिन मैं अपना रास्ता नहीं छोड़ूंगा, मैं जो बाबा साहब की विचारधारा की वही बात करूंगा, लेकिन मैं लोगों को नाराज भी नहीं करूंगा। जो अप्रैल के जो गाने होते हैं जी, तो उसमें गाने, और बतौर खास मैंने मेरा लिखने का स्टाइल है, मैं गाने में आखिरी अंदर में जो है कोई भी गाना रहे उसमें उपदेश रखता हूँ। बिल्कुल, ये स्टाइल मेरा, मैंने ये पेटेंट मेरा है कि मैं गाने के, अगर 3 अंतरे का गाना है, मुखड़े और 2 अंतरे में, अगर भले मैं बाबा साहब का गाने की तारीफ करूँ जी, लेकिन आखिरी अंतर में मैं लोगों को उपदेश ही देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ लोग इतनी प्यार करते हैं ये बाबा साहब के वजह से, बाबा साहब के गीतों के वजह से। लेकिन ये आपका भाई, आपका बच्चा यकीनन समाज का आपका नाम रोशन करेगा, ये मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूँ जी। तो जिस तरीके से भाई ने तमाम अपनी जर्नी, अपनी पूरी यात्रा हमारे साथ में शेयर की, एक छोटे से परिवार से निकल करके एक लड़का जो अम्बेडकरी आंदोलन को बहुत नजदीक से, बड़े बड़े फनकारों के साए में वो पला बड़ा, उनसे सीखा, और सिर्फ सीखा नहीं तो बतौर उसको लिरिसिस्ट के तौर पर खुद को उन्होंने पेश किया। एक अम्बेडकरी समाज में एक अपनी अलग पहचान बनाई और आज बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार के साथ में वो काम कर रहे हैं। ये समाज के लिए बहुत बड़ी और अभिमान की बात है कि इस तरीके के जो सिंगर है, गायक है, और बाबा साहब भी कहते थे कि मेरे एक भाषण में जितनी ताकत और पॉजिटिव एनर्जी होती है, शायर के और गायक के एक गाने में होती है, एक अंतरे में और मुखड़े में होती है। तो इसी राह को एक आदर्श मानते हुए प्रणय भाई सतलज जो है वो काम कर रहे हैं, और आगे जो भी इनके प्रोजेक्ट होंगे हम आपसे बिल्कुल रूबरू करवाएंगे। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए मैं प्रणय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा, और आखिरी में एक 3-4 लाइनों में एक संदेश आपके लिए लेना चाहूंगा बाबा साहब के जी। मैं जो आप बात कर रही, इसी बात को, अधूरी बात को मैं पूरी करता हूँ जरूर। ये ख्यालात मुझे 2023 में जब राष्ट्र गौरव पुरस्कार 2023 का सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला था, और वो इंडिया में जो 5 लोगों को मिला जाता है, तो वो मैं अवार्ड के लिए गया था, और वहां से मैं रिटर्न आते हुए ये मैंने ख्याल बांधा था फ्लाइट में कि दिल में जज्बा है, होठों पर रागदारी है। वाह, ये इसमें समाज को मैसेज भी है। हाँ। और मैं मैसेज के साथ में ये दुख भी बता रहा हूँ समाज को कि दिल में जज्बा है, होठों पर रागदारी है, प्रणय की आवाज कई बिजलियों पे भारी है। वाह, दिल में जज्बा है, होठों पर रागदारी है, प्रणय की आवाज कई बिजलियों पे भारी है। हम फनकार है, मिशन के लिए मर सकते हैं जी, हमें जिंदा रखना ये समाज की जिम्मेदारी है। ये हमें जिंदा रखना ये समाज की जिम्मेदारी है, और ये बिल्कुल समाज की जिम्मेदारी है। और इसी बात को जो है हमें समझना होगा। समाज से निकले हुए हीरो को तराशने का काम हमारा है, उन्हें स्टेज मंच देना हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी है। और इसी बात को लेकर के
आज की इस आवाज विशेष कार्यक्रम में मैं बस आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि आपके ही वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है और नए नए लोगों को, नए नए कलाकारों को हीरो के साथ में बात करने के लिए हमें मौका मिलता है, और ये मोटिवेशन जो है हम आगे रखेंगे। प्रणय भाई का बहुत दिल से धन्यवाद और जय भीम भाई, जय भीम। थैंक यू।